Hello everyone, welcome you all in my YouTube channel. Today I am going to discuss about GATE 2015 linear algebra questions. जो linear algebra का 2015 में जितना क्वेश्चंस आया था GATE में, तो मैं पूरा का पूरा सॉल्व करूंगा with proper concept and smartly means with short tricks. ठीक है, वीडियो एंड तक देखना, बहुत अच्छा लगे आपको तो जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ. ये दिया है क्वेश्चन नंबर 11. क्या है? TR4 to R4 दिया है. क्या दिया है? लीनियर मैप दिया है. तो T ऐसे डिफाइन किया गया है, राइट. तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक मेथड में बताऊंगा. जो है R4 का स्टैंडर्ड बेसिस हमें पता है 100001000101000001. ठीक है ना. तो ये जो स्टैंडर्ड बेसिस है उसकी रेस्पेक्ट में स्टैंडर्ड मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हैं टी का, एंड देन उसका रैंक फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि रैंक ऑफ टी क्या है फाइंड मतलब पूछा गया है. और दूसरा क्या कर सकते हैं, मैं दूसरा वाला कर रहा हूं. देखो, रैंक नलिटी थ्योरम पता है. एग्जाम में तो क्वेश्चन आ जाते हैं, और वो क्वेश्चंस करना कभी कभी सबके लिए मतलब पॉसिबल होता है, बट आप कितना कम टाइम में कर सकते हो. देखो, इसका 4x4 मैट्रिक्स बनेगा. उसके लिए आपको स्टैंडर्ड मैट्रिक्स पहले फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बेसिस. फर्स्ट मेथड से जाओगे तो देन रैंक फाइंड करना है. दूसरा जो मेथड है, हमें रैंक नलिटी थ्योरम पता है. तो रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी इक्वल टू क्या होता है? डायमेंशन ऑफ R4. ये R4 कौन सा वाला है? R4 कौन सा वाला है? 4x4 मैट्रिक्स है ना. ये R4 है, ये R4 है ना, ये R4 है. तो इसका डायमेंशन 4 है. तो मैं नालिटी फाइंड कर लिया तो रैंक इजीली आ जाएगा. तो नालिटी कैसे फाइंड करोगे? x इन नालिटी ऑफ t में है, इसका मतलब है tx इक्वल टू 0 ना. तो x इक्वल टू में ऐसे R4 का एक एलिमेंट मान सकता हूँ ना. तो t ऑफ दिस इक्वल टू 0 मतलब ये जो राइट हैंड साइड में है ये इक्वल टू 0 ना. तो इसको सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा? w इक्वल टू 0 आएगा. 2y प्लस 2z इक्वल टू 0 करोगे तो y इक्वल टू माइनस z आएगा, राइट. अच्छा, x प्लस z इक्वल टू 0 करोगे तो x इक्वल टू माइनस z आ रहा है. अच्छा, 2x प्लस y प्लस 3z इक्वल टू 0 करोगे तो माइनस 2z माइनस z प्लस 3z इक्वल टू 0. ये भी होल्ड हो रहा है. ओके, सो नालिटी ऑफ t क्या हो जाएगा ना, क्या होगा ना, माइनस जेड जेड 0 सच दैट जेड इन आर ना. तो इसका जो बेसिस होगा, बेसिस क्या होगा, ये एक बेसिस हो जाएगा ना, क्योंकि जेड ही ओनली एक वेरिएबल है. तो इसका डायमेंशन क्या होगा? 1 होगा. तो नाउ रैंक नलिटी थ्योरम से क्या बोल सकते हैं? स्टार क्या इंप्लाई करेगा? रैंक टी प्लस 1 इक्वल टू 4. यहाँ से आ जाएगा रैंक टी इक्वल टू 3. मैं इतना टाइम से बोल रहा हूँ, बट आप स्मार्टली जो सेकेंड मेथड है रैंक नलिटी थ्योरम आपको पता है, ये तो आपको लिखना नहीं है ना. आपको माइंड में होगा कि रैंक प्लस नालिटी तो 4 है, नालिटी बस निकलना है. तो ये राइट हैंड साइड को सीधे 0 करेंगे. 0 करने से दिखा दिया हूँ. इसके अंदर बस एक ही वेरिएबल है, जेड है बस, बाकी कुछ नहीं है. एक वेरिएबल हो तो एक ही बेसिस में एक ही एलिमेंट मिलेगा. तो नल स्पेस का डायमेंशन 1 हो जाएगा. तो रैंक हो जाएगा 4 माइनस 1 इक्वल टू 3 ना. ये स्मार्ट मेथड आप कर सकते हो. फर्स्ट वाला मेथड तो मैं बोल ही दिया हूँ कि स्टैंडर्ड जो बेसिस है उसकी रिस्पेक्ट में स्टैंडर्ड मैट्रिक्स फाइंड करना है, उनका रैंक निकालना है. ठीक है ना. तो आपका जो आंसर होगा 3. समझ में आया आपको? देखिए, ये क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन को आप मतलब बहुत तरीके से तो कर सकते हो. क्वेश्चन नंबर 13 है. ये क्वेश्चन दिया गया है M3 cos 3 मैट्रिक्स. बोला गया है सिंगुलर मैट्रिक्स है. देखो, आप जितना स्मार्टली करोगे कम टाइम लगेगा और आपके लिए उतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा. अल्टीमेटली थ्योरी सबको मतलब बुक पढ़ने से सीख सकते हो, बट उसको अप्लाई करना आना चाहिए. एम सिंगुलर मैट्रिक्स है. अच्छा, एम सिंगुलर मैट्रिक्स है तो सॉरी, डिटर्मिनेंट ऑफ एम क्या होता है? 0. सिंगुलर मैट्रिक्स है. और ये क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ एम. देखो, आइगन वैल्यू एम का जितना होगा उनका प्रोडक्ट बोल रहे हैं 0. इसका मतलब क्या है? आइगन वैल्यू ऑफ एम 0 तो एक आइगन वैल्यू होगा ना. सपोज 2 and 3 आर आइगन वैल्यूज ऑफ एम. 2 and 3 ऑलरेडी दिया है आइगन वैल्यूज. और एम कितना है? एम 3 cos 3 मैट्रिक्स है. 3 cos 3 मैट्रिक्स होगा तो 3 ही आइगन वैल्यू मिलेगा. एक तो सिंगुलरिटी के लिए 0 मिल गया, एक 2 है, एक 3 है, राइट. नाउ बोला गया है कि नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वैल्यू इन दिस कितना होगा. तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? बहुत कुछ करेंगे, नहीं करेंगे. देखो,
अच्छा, आइगन वैल्यू m के लिए 0 है तो m स्क्वायर प्लस सॉरी m क्यूब प्लस 2m प्लस i3 के लिए क्या होगा ना 0 क्यूब प्लस 2 इंटू 0 प्लस 1 इक्वल टू 1। तो इसका आइगन वैल्यू 1 होगा तो इसका 1 होगा। अच्छा, इसका आइगन वैल्यू 2 होगा तो इसके लिए क्या होगा 2 क्यूब प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 इक्वल टू 8 प्लस 4 प्लस 1 इक्वल टू 13। अच्छा, इसका आइगन वैल्यू 3, m का आइगन वैल्यू 3 है तो इसके लिए आइगन वैल्यू क्या होगा 3 पावर 3 प्लस 2 क्रॉस 3 प्लस 1 27 प्लस 6 प्लस 1 मीन्स 33 134, राइट। तो क्या आ रहा है कि मेरा जो m क्यूब प्लस 2m प्लस i3 है उसका तीन जो आइगन वैल्यू, ये भी 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, तीन ही आइगन वैल्यू मिलेगा। एक तो मिला है 1, दूसरा जो आइगन वैल्यू मिला है 13 और तीसरा जो आइगन वैल्यू मिला है 34। तो 3 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज। तो ये जो आपका m क्यूब प्लस 2m जो है प्लस i3 है इसका तीन डिफरेंट डिफरेंट आइगन वैल्यूज मिला है। कौन सा 1 13 34 फॉर एनी आइगन वैल्यू जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होता है ग्रेटर और इक्वल टू 1 होता है और ए एम क्या होता है एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ग्रेटर और इक्वल टू होता है। बट यहाँ पे एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 1 करके है सबके लिए, जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी तो एटलीस्ट 1 होगा ही होगा, तो 1 1 होगा ना। तो जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या है फॉर दैट आइगन वैल्यू कोरोस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर। देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन करने के लिए आपको बस 30 सेकेंड ही एनफ है, मैं पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एंड इसके अंदर जो इसके अंदर जो सीक्रेट है वो है पूरा ही स्मार्टली, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा क्योंकि इधर जो लोग सीखने आएगा उसके लिए मतलब डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी का स्टूडेंट आएगा, किसी को बेसिक से सीखना है और किसी को पूरा एकदम 2 लाइन में बोल दिया हो तो समझ में नहीं आएगा, तो इसीलिए पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बट जिनको आता है बट वो बस एक बार हिंट्स देख लिया तो उनको पता चल जाएगा। बट एक अप्रोच पता होना चाहिए, अप्रोच को आप मतलब बाद में कभी भी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आया तो आप अप्लाई कर सकते हो, राइट। तो देन क्या हो जाएगा फॉर ईच आइगन वैल्यू एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी फॉर ईच आइगन वैल्यू एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी इक्वल टू जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इक्वल टू 1। कहाँ पे इन दिस केस m पावर 3 प्लस 2m प्लस i3 फॉर दिस मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। तो जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी सबके लिए 1 1 1 है तो कितना लीनियरली इंडिपेंडेंट मैट्रिक्स सॉरी लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिल जाएगा 1 आइगन वैल्यू के लिए एक, 13 के लिए और एक, 34 आइगन वैल्यू के लिए और एक, टोटल 3। आपका आंसर हो जाएगा 3, ठीक है ना। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो बहुत तो जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ये एक क्वेश्चन है, ये 14 मतलब क्वेश्चन नंबर 14 है, ये 2015 का क्वेश्चन है। एम बोला गया है 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स और एम के बारे में ये बोला गया है। तो एम ऑफ -2 10 इक्वल टू 6 -3 0, राइट। इसको मैं ऐसे मतलब ये फॉर्म ये वेक्टर की फॉर्म में लिख रहा हूँ तो मैं -2 कॉमन ले सकता हूँ ना, स्केलर है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का ही मैट्रिक्स है तो ये इसको बाहर निकल सकता हूँ, राइट। तो m इंटू क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 1 -1/2 0 इक्वल टू 6 -3 0, है ना। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 -1/2 0 इक्वल टू मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ -3 इंटू मतलब इधर से डिवाइड कर दिया और -3 कॉमन ले लिया तो 1 -1/2 0। एनी प्रॉब्लम। अच्छा, ये जो है इसको मैं x मान रहा हूँ, ये दोनों सेम ही है ना तो x मान रहा हूँ। तो मेरा क्या आ गया mx इक्वल टू -3x। देखो x नॉन जीरो एक वेक्टर है सच दैट mx इक्वल टू -3x। यहाँ से क्या बोल सकता हूँ -3 आइगन वैल्यू है, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर, वेक्टर कौन है x है ना बाय डेफिनेशन mx इक्वल टू लैम्डा x, लैम्डा का वैल्यू -3 है और x आइगन वेक्टर है, ओके ना। तो ये आ गया। नाउ हमें क्या फाइंड करना है m क्यूब x का वैल्यू ही तो फाइंड करना है। देखो ये क्या दिया है m क्यूब x, मैं तो इसको x मान लिया बस पुट कर दूंगा बाद में, ठीक है ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ m स्क्वायर इंटू एम एक्स लिख सकता हूँ। तो m स्क्वायर एम एक्स के जगह क्या लिख सकता हूँ 3x, और 3 तो स्केलर है ये फिर से बाहर निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा m स्क्वायर x हो जाएगा। अच्छा, इसको मैं फिर से लिख सकता हूँ m इंटू एम एक्स और फिर से मैं उसको पुट कर दूंगा
कि -3x होता है, mx का वैल्यू होता है -3, -3 बाहर आ जाएगा तो -3 का होल स्क्वायर mx हो जाएगा। अच्छा, इसका मतलब -3 का होल स्क्वायर -3x हो जाएगा, इसका मतलब -3 का होल क्यूब x हो जाएगा, राइट। तो क्या आया मेरा मेरा आया mq1 -1/2 0 इक्वल टू -3 का पावर 27 होता है, -27 होता है ना, तो ये हो जाएगा आपका -27, ये हो जाएगा 27/2, ये हो जाएगा 0 इक्वल टू क्या गिवन है आपको, अल्फा बीटा गामा गिवन है। वी गेट क्या मिला आपको, अल्फा इक्वल टू -27, राइट। यहाँ से क्या मिल जाएगा, अल्फा मॉड इक्वल टू 27, आपको अल्फा मॉड की वैल्यू पूछा गया है 27, इतना ही आसान था। आपको आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का प्रॉपर्टीज पता होता तो ये क्वेश्चन को अप्रोच करना सीख जाओगे एक बार, तो आसानी से हो जाएगा, इतना आसान था। होप आपको समझ में आया। ये एक क्वेश्चन है 2015 का क्वेश्चन है। अच्छा, ये क्वेश्चन को कैसे करूंगा, स्मार्टली करूंगा। देखो ये ए मैट्रिक्स है, इनके लिए 1 2 3 दिया गया है, तो ये क्या दिया गया है, आईएन वैल्यू दिया गया है, तो मैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख सकता हूँ। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे लिखूंगा, x-1 x-2 x-3 इक्वल टू 0। देन बाय कैली हैमिल्टन थ्योरम क्या बोलते हैं, कैली क्या बोलते हैं ना, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो x के जगह में m पुट कर सकता हूँ। जैसे m मैट्रिक्स है तो 1 तो नहीं लिख सकता, उसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना पड़ेगा, m-3 इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ इसको सॉल्व करने के बाद ऐसा फॉर्म में लेके जाऊंगा, देन अल्फा की वैल्यू कंपेयर करूंगा, ये एक मेथड है। बट अच्छा अच्छा, एम क्या है, एम एम के लिए क्या बोल सकता हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ क्या है, एम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ एम। तो ये क्या है, 6 नॉन जीरो है, तो एम इनवर्स के लिए आइगन वैल्यूज क्या होगा, देखो एम सॉरी आइगन वैल्यू, ठीक है, एम के लिए 1 है तो एम इनवर्स के लिए क्या होगा, 1/1 मतलब 1 होगा। अच्छा, एम स्क्वायर के लिए क्या होगा, एम के लिए 1 है तो एम इनवर्स के लिए 1 होगा, एम स्क्वायर के लिए 1 स्क्वायर मीन्स ये भी 1 हो जाएगा। देन सिमिलरली हम लोग 2 के लिए भी फाइंड कर सकते हैं, 3 के लिए भी फाइंड कर सकते हैं। ये जो इक्वेशन है, एम का आइगन वैल्यू भी तो इसको सेटिस्फाई करेगा ना, और 1 तो एम का आइगन वैल्यू है, उसका कॉरस्पॉन्डिंग एम इनवर्स का आइगन वैल्यू मिल गया, एम स्क्वायर का मिल गया, तो मैं एम इनवर्स इक्वल टू एम स्क्वायर बाई अल्फा माइनस एम प्लस 11 बाई अल्फा i3 है। यहाँ पे मैं एम का वो पर्टिकुलर 1 आइगन वैल्यू को पुट कर सकता हूँ ना, सॉरी ये प्लस था 11 बाई अल्फा, इसको मैं इधर लेके आ रहा हूँ, इसका मतलब 2 इक्वल टू ये दोनों को ऐड कर दिया 12 बाई अल्फा, इसका मतलब 6। आपको अल्फा नॉन जीरो है और अल्फा इक्वल टू क्या पूछा गया, ये अल्फा क्यों नॉन जीरो दिया है, क्योंकि अल्फा डिनोमिनेटर पे लिखा है, तो उनका काम है फॉर्मेलिटी से अल्फा को नॉन जीरो लिख दिया। तो आपका आंसर हो जाएगा 6। समझ में आ गया, बहुत ही आसान था, आपको स्मार्टली लीनियर अलजेब्रा को टैकल करना है और एग्जाम हॉल में आपको पता चल जाता है कि आपका जो सॉल्यूशन लिख रहा हो, आंसर जो लिख रहा हो, 95% क्वेश्चन के लिए आपको पता चल जाता है ये सॉल्यूशन सही है कि नहीं। बैक कैलकुलेशन कर सकते हो, बट एग्जाम हॉल में उतना टाइम तो मिलेगा नहीं आपको एक्यूरेटली करना है। मेरा भी बहुत टाइम मतलब बहुत सारा एग्जाम में सिली मिस्टेक हुआ था, मुझे भी इन फ्यूचर इम्प्रूव करना है, तो आप लोगों के लिए भी आपका सॉल्विंग एक्यूरेट होना चाहिए, वो बहुत एडवांटेज देते हैं। आपका नॉलेज तो ठीक है, बट सॉल्विंग कभी कभी गड़बड़ हो गया तो बहुत मुश्किल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 46। ये बोला गया है टी R4 टू R4 है, लीनियर मैप है, सच दैट इन दिस वे नल स्पेस ऑफ टी को बोला गया है ना। अच्छा देखो ये जो है इसको मैं कैपिटल एक्स लिख रहा हूँ, तो टी एक्स इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन है, नल स्पेस का सॉल्यूशन है ना, नल स्पेस का सॉल्यूशन दिस है, तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 0, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो x इक्वल टू माइनस वाई माइनस जेड माइनस डब्ल्यू, तो आपका जो x आएगा वो क्या आएगा ना, x को आप लिख सकते हो माइनस वाई माइनस जेड माइनस डब्ल्यू कोमा वाई कोमा जेड कोमा डब्ल्यू। क्लियरली 3 वेरिएबल्स है, y है जेड है डब्ल्यू है, और y को कॉमन लोगे y इंटू समथिंग समथिंग समथिंग,
जेड इंटू समथिंग, डब्ल्यू इंटू समथिंग। एंड क्लियरली दिख रहा है वो तीनों के तीनों एक तीसरे मतलब सब एक दूसरे के साथ लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो नल स्पेस ऑफ टी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना। ये सही है कि नहीं। बट अच्छा, टी एक्स को 0x लिख सकता हो बाय डेफिनेशन ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ आइगन वेक्टर। 0 के कॉरस्पॉन्डिंग x मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये क्या है, आइगन वेक्टर है। ये 0 क्या है, आइगन वैल्यू है। तो 0 आइगन वैल्यू के लिए आइगन वेक्टर x मिल रहा है और उनका डायमेंशन ही तो नल स्पेस का डायमेंशन है। इसका डायमेंशन क्या है, 3 है। डायमेंशन 3 है, इसका मतलब क्या है, 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिला है आपको। किसके लिए, 0 आइगन वैल्यू के लिए। और हमें पता है एलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ग्रेटर और इक्वल टू जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ग्रेटर और इक्वल टू 1, ठीक है ना। एंड आपको बोला गया है रैंक ऑफ t माइनस 4i इक्वल टू 3। तो इसका मतलब क्या है, दिस मैट्रिक्स के लिए जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होगा, दिस 4 आइगन वैल्यू के लिए, 4 आइगन वैल्यू के लिए जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होगा, 4 माइनस 3 इक्वल टू 1 होगा, राइट। तो फॉर आइगन वैल्यू 1 सॉरी फॉर आइगन वैल्यू 0 जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इक्वल टू एलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी इक्वल टू क्या है, 3 है। फॉर आइगन वैल्यू 4 इसको ये 0 है ना, जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इक्वल टू एलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी इक्वल टू 1 है। 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स है, 4 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिल गया, आइगन वैल्यू मिल गया। तो क्या होगा, डायगोनलाइजेबल होगा, राइट। डायगोनलाइजेबल होगा कि नहीं, डायगोनलाइजेबल होगा। मैं शॉर्ट में DING लिख दिया हूँ, डायगोनलाइजेबल। अच्छा, हमें पता है ना डायगोनलाइजेबल होगा तो जो मिनिमल पॉलिनोमियल होगा, मिनिमल पॉलिनोमियल का फैक्टर ऑलवेज इन लीनियर फॉर्म, है कि नहीं। देखो एक एक ट्रांसफॉर्मेशन और उसका मैट्रिक्स जो डायगोनलाइजेबल है होगा तो उनका जो मिनिमल पॉलिनोमियल होगा वो ऑलवेज लीनियर फैक्टर में होगा। लीनियर फैक्टर मतलब क्या, जैसे यहाँ पे t हमारा जो लीनियर मैप दिया गया है उसका आइगन वैल्यू 0 है और एक आइगन वैल्यू है 4। तो दोनों के लिए ही मिनिमल पॉलिनोमियल में x माइनस 0 होगा, x माइनस 4 होगा, इसका कोई पावर ऑलवेज 1 होगा क्योंकि ये डायगोनलाइजेबल में प्रूव कर दिया हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या दिया है, x का पावर 1 है और x माइनस 4 का पावर अल्फा है, तो अल्फा क्या हो जाएगा आपका 1। आपको पूछा गया है अल्फा इक्वल टू क्या है 1, आपका आंसर क्या होगा 1। आपको हो सकता है दोनों टाइप से मिक्स कर दिया हूँ तो आपको समझ में नहीं आ सकता है, जिनका उतना क्लियर नॉलेज नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक्स नाल स्पेस में है कैपिटल एक्स, देन टी एक्स इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करने के बाद मिला है नालिटी ऑफ टी इक्वल टू 3। नाउ टी एक्स इक्वल टू 0 को मैं टी एक्स इक्वल टू 0x लिख सकता हूँ। इसका मतलब 0 एक आइगन वैल्यू है, उसका कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर x है जिनका डायमेंशन 3 है। इसका मतलब 0 आइगन वैल्यू के लिए जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 3 है और मेरे पास जो 4 आइगन वैल्यू है उसके लिए जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 है। तो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी तो ग्रेटर और इक्वल टू जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ग्रेटर और इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है, 0 के लिए अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी इक्वल टू जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इक्वल टू 3 होगा, राइट। और 4 के लिए अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी इक्वल टू जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इक्वल टू 1 होगा। तो हमारे पास 4 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वैल्यू मिल गया और ये 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स है तो ये डायगोनलाइजेबल है। तो डायगोनलाइजेबल होगा तो इसका मिनिमल पॉलिनोमियल पे जो फैक्टर्स होते हैं वो ऑलवेज लीनियर फॉर्म में होता है। ये आपके पास क्लियर है, ऐसे ही आपको दिख जाएगा। आपको ये नहीं मतलब माइंड में नहीं खेल रहा है कि ये लीनियर फॉर्म में ही होता है, क्यों होता है आपको तो क्लियर दिख जाएगा जिनको आता है। आपको क्लियर नहीं दिख रहा है इसका मतलब ये है कि आपके लिए ये शॉर्ट ट्रिक्स हो गया और रिजल्ट हो गया, कोई बात नहीं। आप एक बार ट्राई करके देखो एक एग्जाम्पल के लिए कि डायगोनलाइजेबल के लिए क्यों लीनियर होता है। एक एग्जाम्पल देके देखो, खुद से ट्राई करो, पता चल जाएगा क्यों मिनिमल पॉलिनोमियल पे जो फैक्टर्स होते हैं वो लीनियर फॉर्म में होता है। तो ये लीनियर फॉर्म में हो गया तो यहाँ पे x इंटू एक्स माइनस 4 पावर अल्फा है, अल्फा तो 1 होगा ही, तो इसीलिए इसका आंसर 1 हो गया, ठीक है ना। ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 47। एम बोला गया है इन्वर्टेबल हार्मिशियन मैट्रिक्स है। इसका मतलब क्या है, एम स्टार इक्वल टू एम ना, एम स्टार इक्वल टू एम दिया गया है, हार्मिशियन मैट्रिक्स बोला गया है। वहां पे बोला गया है ये जो रिलेशन में जो ऑप्शन में दिया गया है एक्स वाई है
वो आर में है और ये रिलेशन होल्ड कर रहा है, ठीक है ना। अच्छा, ये क्वेश्चन मैं ना डिस्कट कर रहा हूँ, ऑप्शन को डिस्कट करने के लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या करते हैं, मैं लिया हूँ एम, एम को कैसे लिया हूँ कि 1 0 0 0 2 0 0 0 3, तो एम स्क्वायर क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा ना, 1 स्क्वायर 0 0 0 2 स्क्वायर 0 0 0 3 स्क्वायर, हमें पता है ना डायगोनल मैट्रिक्स होता है तो उनका जितना पावर करोगे बस डायगोनल में जो एंट्रीज है उनका पावर हो जाते हैं। तो हमें फाइंड करना क्या है, एम स्क्वायर प्लस एक्स एम प्लस वाई आई। इसको फाइंड करोगे तो देखो क्लियरली दिख रहा है 1 प्लस एक्स प्लस वाई, राइट। ये जीरो है, ये जीरो है, ये जीरो है, ये जीरो। अच्छा, सेकेंड जो टर्म क्या होगा ना, 4 प्लस 2x प्लस वाई, ये जीरो है, ये जीरो है। अच्छा, ये क्या होगा 9 प्लस 3x प्लस वाई। ये होगा कि नहीं, हो सकता है क्योंकि मेरे पास कुछ बोला नहीं गया। हाँ, इन्वर्टेबल भी ये होल्ड हो रहा है एम, और ये हार्मिशियन भी है, हो रहा है ना क्लियरली, क्योंकि एम स्टार करो, एम स्टार का मतलब क्या है, एम एम ट्रांसपोज लोगे उसका कॉन्जुगेट लोगे, और एम कॉन्जुगेट करके उसका ट्रांसपोज करोगे और वो एम ही आ जाएगा। क्लियरली दिख रहा है ना, ये रियल एंट्री सब है, तो कॉन्जुगेट का कुछ मीनिंग है नहीं, ट्रांसपोज करोगे तो वही रह जाएगा। ओके, तो ये आया मेरा ये आया मेरा दिस मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा, दूसरा और एक मैट्रिक्स है एम स्क्वायर माइनस एक्स एम प्लस आई। अच्छा, मैं इसको ही माइनस रख रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, बस ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो चूज ऑलवेज स्मॉलर टर्म चूज करूंगा, क्योंकि क्यों नहीं चूज करना है, स्मॉल चूज करोगे तो आपको कैलकुलेशन करने में इजी होगा। देखो बोला है एक्स वाई रियल में है और दिस कंडीशन को होल्ड कर रहा है ना, दोनों को ही वन लिया वो होल्ड हो रहा है, राइट। नाउ एम स्क्वायर प्लस एक्स एम प्लस वाई आई, ये जो मैट्रिक्स होगा इसको मैं प्लस करने से क्या होगा, ये होगा 3 0 0, ये होगा 0, इसको प्लस करने से क्या होगा 4 2 6, ये 7 0 0 0 9 प्लस 3 12 प्लस 1 मीन्स क्या होगा 13। इसका जो डेट नॉट इक्वल टू 0 क्लियरली दिख रहा है ना, तो मेरे को एक ऑप्शन मिल गया जिनके लिए नॉन सिंगुलर मिल रहा है, बट यहाँ पे दिया है सिंगुलर ऑलवेज, ये तो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे दिया गया है एम स्क्वायर प्लस एक्स एम प्लस वाई सिंगुलर, ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि मेरा एक एग्जाम्पल मिल गया जहाँ पे नॉन सिंगुलर दिख रहा हूँ, खत्म। अच्छा, नाउ एम स्क्वायर माइनस एक्स एम प्लस वाई आई को फाइंड करते हैं। कुछ नहीं होगा कि ये टर्म बस ये टर्म माइनस हो जाएगा, तो ये 1 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, ये क्या होगा 4 माइनस 2 मीन्स 2 3 हो जाएगा, ये 0 है, ये क्या होगा 9 माइनस 3 मीन्स 6 6 प्लस 1 7 हो जाएगा 0 0 7। तो इसका भी डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, बट यहाँ पे दिया गया है एम स्क्वायर माइनस एक्स एम इज सिंगुलर, ये तो हो नहीं सकता। मेरे पास एक ऑप्शन मतलब एक चॉइस मिल गया जिनके लिए दिखा रहा हूँ कि ये सिंगुलर नहीं है, तो ये फर्स्ट तीनों ऑप्शन में ऐसा दिया है, तो ऑब्वियसली फोर्थ ऑप्शन ही मेरा आंसर है, तो सॉरी ये सही है, आपका आंसर हो जाएगा डी। समझ में आया, तो ऐसे स्मार्टली आप कर सकते हो। कभी कभी डिस्कार्ड मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इन जनरल करने के लिए जाओगे तो बहुत मुश्किल है, टाइम टेकिंग लगेगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दिया गया है 45, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। इसको मैं U1 मान लेता हूँ, इसको मैं U2 मान लेता हूँ। W स्पेन कर रहे हैं U1 से U2 से। अच्छा, U1 U2 का इनर प्रोडक्ट करोगे तो क्लियरली 0 दिख रहा है ना, इनर प्रोडक्ट मीन डॉट प्रोडक्ट है, तो फर्स्ट टू टर्म भी 0 है और सेकेंड टू टर्म भी प्रोडक्ट करोगे तो 0 हो जाएगा। तो 0 का मतलब क्या है, ये दोनों एक दूसरे के साथ ऑर्थोगोनल है। और U1 का नॉर्म करो, अच्छा U2 का नॉर्म करो, दोनों ही 1 दिख रहा है, क्लियर ना। आपको इनर प्रोडक्ट पता है तभी ये सॉल्यूशन आपके लिए वैलिड होगा, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। डॉट प्रोडक्ट भी पता है तो ठीक है, तो ये हो गया, ठीक है ना। तो ये क्या है, W होगा ऑर्थो नॉर्मल वेक्टर्स का सेट है, ठीक है। ये सबस्पेस ऑफ यूक्लिडियन स्पेस R4 दिया गया है, बोला गया है कि द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट टू द सबस्पेस W। देखो कोई एक पॉइंट से कोई एक सबस्पेस का डिस्टेंस फाइंड करना है,
तो दैट पॉइंट का दैट स्पेस के W स्पेस के ऊपर आपको ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन लेना है। तो ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्योंकि ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन जो होता है एकदम जाता है 90 डिग्री एंगल से, वही होता है शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है ना। यहाँ पे जो डिस्टेंस बोलते हैं वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बारे में ही बोलते हैं, ठीक है ना। इसको मैं लेता हूँ V, ठीक है ना। प्रोजेक्शन ऑफ V ऑन W सबस्पेस, तो W तो ये U1 U2 से है, तो वो ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन क्या होता है ना, V कोमा U1 U1, ये तो ऑर्थो नॉर्मल U1 है, तो और नीचे U1 कोमा U1 का इनर प्रोडक्ट से डिवाइड करना नहीं है, V कोमा U2 U2, फॉर्मूला आ गया। आप इसको सॉल्व करोगे तो 1/√2 V U1 करने से 0 + 0 + 1 + 1 U1 प्लस 1/√2, ये क्या होगा ना 1 - 1 हो रहा है कि नहीं, +0 + 0, तो ये आपका आ जाएगा कि ना ऊपर में 2 है, नीचे √2 है, और U1 का एक √2 है, नीचे भी 2 है, 0 0 1 1, तो आपका अल्टीमेटली ये तो हो गया कि 0 0 1 1, ये आ गया। तो आपका जो डिस्टेंस स्क्वायर होता है ना, वो कुछ नहीं है, आपका जो डिस्टेंस होता है वही है V माइनस, हाँ इसको V मान लिया हूँ। इसका डिस्टेंस क्या है, जो प्रोजेक्शन ये आया है इसको मैं P मान लेता हूँ, ठीक है ना। प्रोजेक्शन ऑफ V ऑन W से V का डिस्टेंस ही उसका डिस्टेंस होता है, आपको स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस पूछा गया है तो D स्क्वायर कर दिया हूँ, तो V माइनस P नॉर्म स्क्वायर। तो ये तो आपको पता ही होगा कि V क्या है 1 1 1 1 माइनस P क्या है ना 0 0 1 1, इसका स्क्वायर, ये क्या होता है 1 माइनस 0। देखो इसको मैं नॉर्म लिया हूँ, अब मॉड भी ले सकते हो, कोई नहीं, मतलब दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस क्या होता है, ये फास्ट एंट्री माइनस इसका फास्ट एंट्री होल स्क्वायर प्लस प्लस करते जाओगे, राइट। 1 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 होल स्क्वायर, इसका मॉड स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट देने का जरूरत नहीं है, क्योंकि स्क्वायर रूट का स्क्वायर हो जाएगा तो अल्टीमेटली वो दोनों एक दूसरे से डिस्कार्ड हो जाएगा। तो ये आएगा आपका 1 माइनस 1 होल स्क्वायर, तो ये आपका फर्स्ट एंट्री 1 है प्लस सेकेंड एंट्री 1 है, थर्ड जो एंट्री है वो 0 है, और ये 0 है। आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2 ना। आपको बोला है डिस्टेंस का स्क्वायर पूछा गया है, आपका आंसर है 2। आई होप आपको ये स्मार्टली मेथड से जो सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड किया हूँ ये बहुत अच्छे से मतलब समझ में आया होगा और हेल्पफुल भी होगा। देखो मेरा चैनल न्यू है और यहाँ पे जो मैं कंटेंट प्रोवाइड करूँगा, आपको क्वालिटी कंटेंट लगा तो ज़रूर फ्रेंड लोगों के साथ शेयर करना, तो क्योंकि थोड़ा बहुत सब्सक्राइबर व्यूअर्स बढ़ जाएगा तो मेरे लिए भी हेल्पफुल होगा। तो आपको अच्छा लगे तो तभी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।